आज की कहानी भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की है। और इस कहानी को सुनने के बाद ना आपका दोस्ती नाम के रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। आपके मन में ये सवाल भी उठने लगेंगे कि कहीं आपका बच्चा का भी जो दोस्त है वो एक सच्चा दोस्त है या उसके जान का दुश्मन है। क्योंकि बांग्लादेश में एक लड़का किडनैप हो जाता है। माँ बाप उसे बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाकर फिरौती के लिए रकम इकट्ठा करते हैं और किडनैपर को वो रकम दे भी देते हैं, फिर भी उसका बच्चा उसे वापस नहीं मिलता है। आखिर उस 20 साल के लड़के की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो बात उसके जान पर आ गई, और इन सभी चीज़ों में उसके अपने ही दोस्तों का क्या कनेक्शन है, आगे मैं सभी बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। कहानी क्या अगस्त की है, आखिरी महीना चल रहा था और सिबली नाम का एक लड़का होता है जो अपनी माँ को फोन करता है। उसकी माँ फोन उठाती है तो वो पाती है कि उसका जो बेटा है सिबली वो सिसक रहा है, मतलब वो दर्द में है और वो बता रहा है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। इससे पहले कि सिबली की माँ नाहिद कुछ और उससे कह पाती या पूछ पाती, उससे कॉल कट जाता है। कुछ देर के बाद नाहिद के मोबाइल पे दोबारा से कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पे उसका बेटा सिबली नहीं होता है। कॉल पर किडनैपर्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि उसने सिबली को किडनैप कर लिया है। ये खबर सुनते ही सिबली के पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको सिबली के किडनैपिंग के बारे में और भी कुछ बताऊं, थोड़ा सा आपको मैं सिबली के बारे में बताता हूं। वो बांग्लादेश के चितगोंग शहर का रहने वाला था। परिवार से बेहद ही गरीब था। उसके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सिबली को पढ़ा लिखा सके, लेकिन सिबली के अपने सपने बहुत बड़े थे। उसे लाइफ में कुछ अच्छा करना था, एक बड़े मुकाम पे पहुंचना था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखता है। लेकिन घर की हालत बहुत ही तंगी में चल रही थी, इसलिए वो काम शुरू कर देता है, छोटे मोटे काम करता है ताकि वो पैसा जुटा पाए अपने पढ़ाई के लिए भी और अपने परिवार की भी मदद कर सके। और अपने पढ़ाई को ही आगे और भी जारी रखने के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक वो एक पोल्ट्री फार्म में ना नौकरी कर लेता है मैनेजर की, और वहाँ पर वो काम करने लगता है। अब सिबली पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता था, उसमें भी अच्छा था, और इसके साथ साथ वो अपने काम में भी बहुत अच्छा था। पोल्ट्री फार्म में वो काफ़ी अच्छे से अपने मैनेजर की नौकरी निभा रहा था, जिस वजह से उसे शाबाशी भी मिलती रहती थी। और इसी बीच पोल्ट्री फार्म में उसके कुछ 6 दोस्त भी बन गए जो वहीं पोल्ट्री फार्म में ही काम करते थे उसके नीचे। और चूंकि उसके नीचे काम करने वाले लोग सिबली के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, इस वजह से वो अपने काम में कोताही भी बरतने लगे थे। क्योंकि जब मैनेजर ही दोस्त है तो फिर उन्हें दिक्कत क्या है, अगर काम थोड़ा बहुत हल्का भी रह गया तो मैनेजर अपना दोस्त है। लेकिन सिबली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहले तो उसने उन लोगों को प्यार से समझाया कि वो अपने काम को सीरियस तरीके से करे, लेकिन जब वो बात नहीं माने, सिबली के सभी बातों को लापरवाही में लेते रहें क्योंकि दोस्त समझ के, तो सिबली एक दिन अपने करे रुख को दिखाता है और उन्हें अच्छे से समझाता है कि काम काम की तरह करना चाहिए। और यही बात उन लोगों को बुरी लग जाती है कि एक तो वो उससे उम्र में छोटा है, सिबली 20 साल का मैनेजर है और वो लोग 20-25 साल के हैं, तो छोटा उम्र का होकर भी उस पर धौंस जमा रहा है। ऊपर से वो मैनेजर है, वो वहाँ पर वर्कर है। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्हें बुरा लग जाता है कि सिबली ने उसे इस तरह से कैसे बात करी। सिबली की बात उमोंग नाम के उस वर्कर को इतनी बुरी लगती है कि उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है और लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ने लगता है। तो जो पोल्ट्री फार्म का मालिक होता है वो उनके लड़ाई के बीच में आ जाता है और उनके इस पूरे लड़ाई को शांत करवाता है। अब सिबली तो सिर्फ काम के लिए उसे जो भी कुछ कह रहा था तो कह रहा था, तो वो इन सभी बातों को भूल जाता है। लेकिन वो जो दूसरा वर्कर होता है उमोंग चिंग, वो इस बात के टिस को अपने मन में दबाए रहता है। और एक दिन मौका पाकर जब सिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था और अकेले था, तो वो अपने कुछ वर्कर के साथ आता है उमोंग चिंग और सिबली को ज़बरदस्ती अपने कार में बिठाकर वहाँ से किडनैप कर ले जाता है। फिर वही बाद में फ़ोन करता है सिबली के माँ नाहिद को और उससे सिबली की किडनैपिंग के बारे में बताता है और उनसे फिरौती के बारे में भी बातचीत करता है। बेटे की गायब होने की खबर जब उन्हें मिली तो वो पहले खुद भी थोड़ा इधर उधर ढूंढे अपने बेटे को, कहीं मस्ती मजाक तो नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा। लेकिन फिर बाद में कॉल आता है और जब ये कॉल आता है और जो फिरौती की बात होती है और किडनैपर्स जो रकम बताते हैं, उसे सुनने के बाद उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। जो किडनैपर्स होते हैं वो उनसे डिमांड कर देते हैं सिबली के बदले 15 लाख टका
जो बांग्लादेशी करेंसी है, भारतीय मूल्य में बताए तो 11 लाख के करीब होता है, वो कुछ इसी के आसपास। तो ये इतना बड़ा रकम था उस परिवार के लिए जो वो चुका नहीं सकते थे, क्योंकि उनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वो रोज खाने के लिए अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे थे। तो इतना बड़ा अमाउंट कैसे चुकता करते? फिर भी वो जैसे तैसे पैसे जुटाने में लग जाते हैं, हर जगह हाथ फैलाते हैं, सभी से मदद मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी रकम जो है ना जुटा नहीं पाते हैं। और लगभग 2 दिन बाद फिर किडनैपर्स का फ़ोन आता है और वो सारी चीज़ें किडनैपर्स को बताते हैं कि इतनी बड़ी जो अमाउंट है फिरौती की, वो किसी भी हालत में नहीं जुटा सकते हैं। और जो किडनैपर्स थे वो भी तो सिबली को जानते ही थे और उसके परिवार के बैकग्राउंड से भी वाकिफ था वो। तो इसलिए वो फिरौती की रकम जो है ना बाद में घटा देता है और उसे घटाकर वो 2 लाख टका कर देता है। अब ये रकम पहले के मुकाबले काफ़ी कम था, लेकिन उनके लिए अभी भी ये रकम काफ़ी बड़ा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे दर दर की ठोकरें खाकर वो इस रकम को इकट्ठा कर लेते हैं और किडनैपर से बात करते हैं कि पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, अब वो उनके बेटे को लौटा दें। 4 सितंबर वो तारीख था जब उन्होंने फिरौती के सारे अमाउंट को जो है ना इकट्ठा कर लिया था। फिर उन्होंने किडनैपर से कांटेक्ट किया और पूछा कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं। तो किडनैपर्स उन्हें बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाते हैं पैसा लेकर। सिबली के जो पिता होते हैं वो भी उम्मीद के साथ फिरौती के सभी रकम को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, इस उम्मीद में कि उसका बेटा आज उन्हें वापस मिल जाएगा। किडनैपर्स आते हैं, नकाबपोश 2 लोग उनके सामने आते हैं, जो फिरौती का रकम होता है वो उनसे लेते और जाने लगते हैं। तो सिबली का पिता जो होता है वो उनसे पूछते हैं कि सिबली कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, पैसे तो तुम ले लिए, मेरे बेटे को भी वापस कर दो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। अब उन्हें भी लगता है कि अब वो कहते भी तो क्या कहते, वो घर लौट जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा घर पे मिलेगा। घर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनका बेटा तो होता ही नहीं है, सिबली का कोई अता पता नहीं होता है। वो किडनैपर से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई किडनैपर्स का कॉल ही नहीं लग रहा था उनसे, अब वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अब इंतज़ार करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। काफ़ी इंतज़ार करते हैं वो, कई दिन इंतज़ार करते हैं, और लेकिन जब अंत में उनके सब्र का बांध टूट जाता है और उनका बेटा जो होता है सिबली, घर का चिराग, वो वापस नहीं लौटता है, तब जाके अंत में वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने रिपोर्ट को लिखवाते हैं। यहाँ पे पुलिस का वही सवाल जो हर बार आता है कि किडनैपिंग हुआ, तुम फिरौती भी दे आए, लेकिन तुमने पुलिस में खबर क्यों नहीं की। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि किडनैपर्स ने कहा था कि अगर तुम पुलिस में जाओगे तो बेटा मारा जाएगा। अब ऐसे भी इस वक्त पे पता नहीं था कि सिबली का क्या हाल है, वो कैसा है। फिर भी रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद पुलिस भी अपने काम पर लग जाते हैं और खोजबीन शुरू हो जाती है। उसकी माँ भी बताती है कि सिबली का जब कॉल आया था कि काफ़ी मारपीट, और इससे पहले भी पोल्ट्री फार्म में उसका झगड़ा हुआ था, जो उसके माँ को पता होता है नाहिद को, तो वो पुलिस वाले को इसके बारे में बताती है। पुलिस पोल्ट्री फार्म पहुँच जाती है। वहाँ पे भी उन्हें पता चलता है कि 2 महीने पहले सिबली का झगड़ा हुआ था उसी उमोंग चिंग नाम के वर्कर के साथ, और भी जो 6 लोग थे, मतलब कुल मिलाकर वो 6 लोग थे, उन सभी के साथ सिबली का झगड़ा होता है काम को लेकर। तो इस पूरा मामला होता है ना, इसका तहकीकात करते हुए पुलिस उन 6 लोगों को गिरफ्त में ले लेती है और जो उमोंग चिंग के साथ ही बाकी लोग होते हैं, और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस। शुरुआत में तो वो काफ़ी अकड़ते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो टूटते हैं। पुलिस का भी अपना अंदाज होता है पूछताछ करने का, और अंत में सारी बातें खुलकर सामने आने लगती हैं। पूछताछ में आरोपी पुलिस को बताता है कि उनका जो मामला होता है किडनैपिंग का, वो सिर्फ इसलिए ताकि कि वो उसको टॉर्चर कर सके और उससे अपना बदला ले सके और बाद में उसे छोड़ दे। लेकिन किडनैपिंग के दौरान ही जो सिबली होता है वो उन्हें पहचान लेता है। उसके बाद उनके पास अब कोई चारा नहीं बचता है सिवाय सिबली को ख़त्म करने का, क्योंकि अगर वो सिबली को छोड़ते तो सिबली उनके खिलाफ मामला दर्ज करता है और वो पकड़े जाते हैं। इसलिए वो सिबली को ख़त्म कर देते हैं। हालांकि पकड़े वो ऐसे भी गए, फिर भी उन्होंने अपराध तो कर ही लिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने पूछा कि तो उसके लाश के साथ क्या किया, तो उन्होंने बताया कि लाश को उसको मारने के बाद उसे वो पहाड़ी पर फेंक दिया। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बातें कुछ ऐसी भी निकल कर सामने आ रही है कि जो उमोंग चिंग नाम का जो वो आरोपी है, वो उसके लाश को पकाकर खा जाता है और उसके कंकाल को पहाड़ी पर फेंक देता है। हालांकि ये
पूरी पुख्ता बात है या नहीं इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी बातें बन रही है। और लेकिन बाद में उसके कहे हुए जगह पे शिवली का कंकाल मिलता है और उस कंकाल को देखकर उसके घर वाले बहुत ही फूट फूट कर रोते हैं। और भीड़ का आक्रोश तो ऐसा होता है कि जब मुख्य आरोपी उमंग सिंह को पुलिस लेकर जा रही होती है तो भीड़ उसे पकड़कर इतना पीटती है कि वहीं मौके पर जो आरोपी होता है, मुख्य आरोपी, उसकी जान चली जाती है। और बाद में भीड़ पे काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ते, तब जाके भीड़ पर कंट्रोल पा पाती है पुलिस। बांग्लादेश की पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में घायल भी हो जाती है। हालांकि इस पूरे केस में देखें तो किडनैपिंग हुआ, लड़का मारा भी गया और जो आरोपी है उसे भी भीड़ ने मार के ख़त्म कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि जो मन में है, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस कहानी में बस इतना ही। हम अपने चैनल पर इसी तरह के क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास घट रही है या कहीं भी घट रही है, जिससे आपका बचना जरूरी है, जिससे जागरूक रहना आपके लिए ज़रूरी है।